ओके जी, ये क्लिप नंबर 3 है सीए का वीक 10 का और हम एड्रेसिंग मोड्स डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक हमने इमीडिएट मोड कर लिया है, इम्प्लाइड मोड कर लिया है, हमने रजिस्टर मोड कर लिया है। अब हम आ रहे हैं रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड पर। अच्छा, हम इसे रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड कहते क्यों हैं? अच्छा, इसे रजिस्टर, जैसे हमने रजिस्टर मोड को रजिस्टर इसलिए कहा क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेंट होता है वो रजिस्टर में होता है। इससे जो पहले हमने पढ़ा है और इसकी एग्जांपल भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड को रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हम इंस्ट्रक्शन में लिखते तो रजिस्टर ही हैं, बट यहाँ पर एक्चुअल रजिस्टर में वैल्यू नहीं पड़ी होती, बल्कि रजिस्टर जो होता है वो हमें एक मेमोरी लोकेशन की तरफ हमें पॉइंट करता होता है, और उस मेमोरी लोकेशन पर हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ऑपरेंट पड़ा होता है। दोबारा बताता हूँ, रजिस्टर को रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड इसलिए कहते हैं बिकॉज हमारे पास यहाँ पर होता तो एक रजिस्टर ही है जिसमें हमारे पास हमारे इंटरेस्ट की कोई चीज़ पड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास बेसिकली ऑपरेंट नहीं पड़ा होता, बल्कि ऑपरेंट का एड्रेस पड़ा होता है, मेमोरी एड्रेस, ठीक है। और फिर हमें वहाँ से जाके ऑपरेंट को फेच करना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा एक लेंथी प्रोसेस हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है कि हमारे पास उस कंटेंट गिवन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट इन मेमोरी, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, ये वही बात की गई है, स्लोअर क्यों है, बाकी तो वही ऊपर वाले पॉइंट में वही बात की जो हमने एक्सप्लेन कर दी है कि स्लोअर इसलिए है क्योंकि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर को चेक करना पड़ेगा। रजिस्टर को चेक करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा कि हमारे पास जाना पड़ेगा उस एड्रेस पर, और उस एड्रेस पे फिर देखना पड़ेगा कि ऑपरेंट क्या है, और फिर वहाँ से मुझे वैल्यू फेच करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये इतना अच्छी टेक्निक नहीं है तो इसका क्या एडवांटेज क्या है? तो यहाँ पर इसका एडवांटेज लिखा हुआ है कि इसमें, जैसे मैंने आपको तो पहले भी बताया था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो नंबर ऑफ़ बिट्स कम लेते हैं क्योंकि हमारे पास मेमोरी लोकेशंस तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं और हमने हर मेमोरी लोकेशन को एक यूनिक एड्रेस देना पड़ता है। और अगर मैं इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंट का एड्रेस मेमोरी लोकेशन का लिखूँगा, तो जैसे चैप्टर नंबर 5 की हम बात करें, उसमें मैंने 12 बिट्स का लिखा था, ठीक है। और अगर मेरे पास 16 रजिस्टर्स हैं, या लेट्स से मेरे पास 128 रजिस्टर्स भी हैं, तो मुझे सिर्फ 7 बिट्स चाहिए होगी, 2⁻7 128, तो मुझे 7 बिट्स चाहिए होंगी। सो अगेन 12 बिट्स से काफ़ी कम है क्या, 7 बिट्स। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि जब मैं इंस्ट्रक्शन में मेंशन करूँगा ऑपरेंड को इनडायरेक्टली, तो वो इंस्टेड ऑफ 12 बिट्स, अगर चैप्टर नंबर 5 की बात करें, उस आर्किटेक्चर की बात करें, तो इंस्टेड ऑफ 5 बिट्स में 7 बिट्स की बात करूँगा अगर मेरे प्रोसेसर में 128 रजिस्टर्स हैं, ठीक हो गया। तो ये हमें समझ आ गई। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, वैसे ही हमने फॉर्मेट में एग्जाम्पल दी ताकि सारों को समझ आ जाए। यहाँ पर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये एक रजिस्टर है R1 और R2, दो रजिस्टर्स हैं। R2 में हमारे पास क्या एक्चुअली पड़ा हुआ है, R2 में हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है, मेमोरी एड्रेस, यानी रैम जो प्रोसेसर से दूर है उसका एड्रेस पड़ा हुआ है, और उस एड्रेस पे हमारे पास ऑपरेंट की वैल्यू है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब एक्चुअली ये स्क्वायर ब्रैकेट्स आपको यही बता रही है कि ये इनडायरेक्ट मोड है, कि हमारे पास वैल्यू यहाँ पर मूव नहीं हो रही। R2 में जो वैल्यू, जैसे हमारे पास R2 में बेसिकली एक ऑपरेंट का एड्रेस पड़ा होगा, वो इधर मूव नहीं हो रहा, बल्कि उस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो मूव हो रही है, यानी ऑपरेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आप अंडरस्टैंड कर आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपको सिचुएशन भी समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ज़रा हम आते हैं ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड। ये भी हमारे पास प्रोसेसर्स में ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट होता है। यहाँ पर हम चलते हैं, ये हम आ गए। अच्छा, हमारे पास कुछ ऐसी होती हैं लोकेशंस जिनको हमारे पास ऑटोमेटिकली हमारे पास एड्रेस जनरेट हो जाता है बाय इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। अच्छा, अब ऑटो हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद पता चल जाता है कि नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा बाय इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। मैं आपको दो सिंपल सिचुएशंस बताऊंगा और जिससे आप लोग वाकिफ़ भी हैं, आपने उस पर काम भी किया हुआ, तो आपको बड़ा क्लियरली एक अंदाज़ा हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लास्ट लेक्चर में स्टैक के बारे में पढ़ा था, और जब हमने स्टैक के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारे पास वहाँ पर एक हमारे प्रोसेसर में एक ख़ास किस्म का रजिस्टर होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ स्टैक के टॉप ऑफ द स्टैक के एड्रेस को पॉइंट आउट करता होता है, ठीक है, जिसे हम टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं, ठीक है। और इस रजिस्टर का नाम होता है स्टैक पॉइंटर, और इन शॉर्ट हम उसे एसपी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने उसके साथ एक और भी चीज़ पढ़ी थी, और वो चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि हमारे पास जब भी हमारे पास पुश होता है तो हमारा स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है। आपको याद होगा
कि हमने जैसे अगर लेट से मेरे पास 100 है और अगर टॉप ऑफ द स्टैक कभी 100 पे है और मैंने कोई वैल्यू पुश की है तो वो आ जाएगा 99 पे या 90 सॉरी वो आ जाएगा 99 पे या 98 पे आ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द वर्ड साइज़। ये आप हमारी डिस्कशन हो चुकी है इस पर, ठीक है। और अगर मैं पॉप करूँगा तो वापस प्लस होके 100 पर आ जाएगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट या ऑटो डिक्रीमेंट है, ठीक हो गया। तो हमारे पास कुछ ऐसे एड्रेसेस होते हैं जो हमारे पास जहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट की चीज़ें पड़ी होती हैं और हमने उन्हें फेच करना होता है, हमने मेमोरी से लाना होता है या हमने उसे किसी रजिस्टर से लेके आना होता है, लेकिन उसका जो एड्रेस होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है बाय इंक्रीमेंटिंग एंड डिक्रीमेंटिंग। मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, वो भी हमने देखी हुई है, हम लोग उससे यूज़ हैं। अगर आपको याद हो प्रोग्राम काउंटर के बारे में, वहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट होता था। अगर मैं आपको याद दिलाऊँ चैप्टर नंबर 5 में, तो हमारे पास वहाँ पर जो हमारा एक फ़्लो चार्ट था इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल का, हमने उधर टाइम यूनिट्स डिफ़ाइन किए हुए थे, T0, T1, T2। तो T0 पर हमारे पास क्या हो रहा था, T0 में हमारे पास PC से वैल्यू AR में जा रही थी, और T1 में अगर आप देखें हमारे पास मेमोरी में जो AR की जो हमारे पास PC की वैल्यू थी एक्चुअली AR में चली गई है, मेमोरी से वो AR का एड्रेस उठा के IR में हम लोड करते थे। लेकिन उसके पैरेलल क्या होता था, PC की वैल्यू इंक्रीमेंट होती थी। PC की वैल्यू इंक्रीमेंट क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होता है वो सीक्वेंशली यानी हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हर इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशली लोड होती है। तो हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन से हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो +1 की एड्रेस पर होगी। यानी अगर मेरे पास एड्रेस है XYZ, तो मेरे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी वो होगी XYZ +1। तो अब अगर वो +1 कर देता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट हो जाता है जैसे वहाँ पर हो रहा था, तो मेरे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस मेरे पास आ जाएगा। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट भी हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड्स होते हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं डायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड जो है वो उससे आप लोग थोड़े से यूज़ टू हैं या आप लोगों की एक ऑलरेडी एक इसकी अवेयरनेस हो चुकी है। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में हमने इस पर कुछ एग्जांपल्स भी की थी, लेकिन हम दोबारा इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आपको याद होगा हमने कहा था कि जब भी हमारे पास एक मेमोरी वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी में या आप डिक्लेयर करते हैं, तो बेसिकली जो नाम होता है वेरिएबल का, नेम ऑफ द वेरिएबल डज नॉट होल्ड द वैल्यू बट इट होल्ड्स द एड्रेस, एंड दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट अ वेरिएबल। ठीक है, तो हमारे पास जो एड्रेस होता है वो वेरिएबल के नाम में होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई, ये हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। अच्छा, अब हमारे पास डायरेक्ट एड्रेस मोड जो होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऑपरेंट होता है वो डायरेक्टली हमारे पास इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अफेक्टिव एड्रेस इज़ इक्वल टू द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर हमारे पास अफेक्टिव एड्रेस यानी मेमोरी में जो उसका एड्रेस है वो ऑपरेंट के बराबर ही होता है, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेंट रिजाइड करता है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गई, ये फास्टर है क्योंकि हमें पास डायरेक्ट ऑपरेंट की वैल्यू मिल जाती है, और टू मैनी बिट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई। ऑब्वियसली जैसे हमने जितनी हमारे पास फिज़िकल मेमोरी बढ़ती जाएगी उसके मुताबिक हमारे पास वेरिएबल के एड्रेसेस भी बढ़ते जाएंगे, उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियसली हम जब इंस्ट्रक्शन में से मेंशन करेंगे तो हमारे पास जो एड्रेस पार्ट होगा वो थोड़ा सा लार्जर शो होगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द मेमोरी। तो अगर हम यहाँ पर देखें, हमने एग्जांपल में क्या किया, ए इज़ अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है, और क्योंकि वेरिएबल मैंने आपको बताया है वेरिएबल डज नॉट होल्ड द वैल्यू, इट होल्ड्स द एड्रेस। तो ये हमारे पास मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है और इस एड्रेस पे मेरे पास क्या पड़ी हुई है, वो वैल्यू पड़ी हुई है। तो अगर मैं उसे मूव करना चाहूँगा R1 जो एक रजिस्टर है, तो इस किस्म के एड्रेसिंग मोड को मैं क्या कहूँगा, मैं इससे कहूँगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। उसमें क्या कहूँगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऑपरेंट की वैल्यू डायरेक्टली मिल रही है इस एड्रेसिंग मोड पर। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि हमने देखा था कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर होता तो वो एक मेमोरी लोकेशन ही है, लेकिन अगर मैं उस मेमोरी लोकेशन पे जाऊँगा तो मुझे वहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो मेरे पास ऑपरेंट की वैल्यू नहीं होगी, बल्कि वो एक फर्दर एक और एड्रेस होगा, और उस एड्रेस पे जाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऑपरेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हम इसे क्यों कहते हैं, बिकॉज जो मैं ऑपरेंट को ले रहा हूँ, ऑल्दो मैं किसी वेरिएबल से ही ले रहा हूँ, लेकिन यानी मेमोरी लोकेशन से ही ले रहा हूँ, लेकिन हमारे पास हमें डायरेक्टली नहीं मिल रहा, हमें इनडायरेक्टली मिल रहा है। मैं दोबारा आपको बता दूँ, पहले मुझे जाना पड़ेगा
एक मेमोरी लोकेशन पर जहाँ पर मेरे पास ऑपरेंड नहीं पड़ा हुआ, बल्कि जो उस मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू पड़ी हुई है वो बेसिकली एक और एड्रेस है। मैं उस एड्रेस पे जाऊँगा, तब मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मुझे ऑपरेंड की वैल्यू होगी, ठीक होगी। तो नाउ हम जो हैं अपने लास्ट एड्रेसिंग मोड पर हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ठीक है, रिलेटिव एड्रेसिंग मोड बेसिकली क्या होता है, मैं आपको इसे एग्जांपल से ज़रा समझा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, चलें इसको हम नेक्स्ट क्लिप में डिस्कस करते हैं। थैंक यू। क्लिप नंबर 3 यहाँ पर एंड हो रहा है।